आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का क्वेश्चन आंसर। क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ही सरल तरीके से आंसर को कैसे लिखना है उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करें। Download Rakotber Education app from Google Play Store now. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही है वो है कि अगर आपको लग रही है गर्मी तो आप Amazon पे अवेलेबल कूलर का आनंद ले सकते हैं जो बस आपसे एक क्लिक दूर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहां पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और बेस्ट डील प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो अमेजन के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। जैसा कि हम लोग का तरीका रहता है बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को करने का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम्ड इट एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रिच स्टैक्स रिफर टू। रिच स्टैक्स किसको रिफर करता है? तो जर्मन पार्लियामेंट को हम रिच स्टैक बोलते हैं। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? संसद भवन बोलते हैं। उसी तरह से जर्मनी के पार्लियामेंट को रिच स्टैक बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ वर्सली साइंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वाज हार्श फॉर जर्मनी बिकॉज। क्योंकि इसमें ओवरसीज कॉलोनी भी उसका लॉस हुआ था, 75% आयरन पे फ्रांस का कंट्रोल हो गया था और वेस्टर्न पावर जो थी और जर्मनी की मिलिट्री को क्या कर दी थी? खत्म कर दी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर ड्यूरिंग द नाजी रिगार्ड। इसका आंसर है इवैक्यूएशन। इसका मतलब होता है लार्ज स्केल पीपल को गैस चैम्बर तक ले जाना और वहां पर इनको डिपोर्ट कर देना, खत्म कर देना, पॉइजनस गैस स्प्रेड करके। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन है कि नेम द मोस्ट ऑपरेस रेस इन जर्मनी। सबसे ऑपरेस यानी कि सबसे ज्यादा प्रताड़ना किसको दी गई? तो जेविस लोग थे जिनको सबसे ज्यादा प्रताड़ना दी गई, क्योंकि हिटलर का मानना था कि ये जेविस हैं जिनके कारण इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हुई है। ठीक है। इतनी ज्यादा खराब कंडीशन का वो किसको श्रेय मानता था? वो जेविस लोगों को मानता था, इसलिए जेविस लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, जेविस डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पार्टी फाउंडेड बाय हिटलर। द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इज द राइट आंसर। तो आप नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इसका आंसर लिखोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉपी में। और जब भी आप वीडियो क्वेश्चन आंसर का करो तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उसको लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है, बोला कि विच वॉज द प्योरेस्ट रेस अकॉर्डिंग टू हिटलर। हिटलर के अकॉर्डिंग सबसे प्योर रेस, सबसे शुद्ध रेस कौन सा था? तो हिटलर किसको प्रीफर करता था? हिटलर जो था वो अपने यहाँ के लोगों को प्रीफर करता था, यानी नॉर्डिक आर्यन जो होते थे, ब्लू आइज वाले, उनको ज्यादा प्रीफर करता था और उसका मानना था कि यही सबसे प्योरेस्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फर्स्ट जर्मन रिपब्लिक। फर्स्ट जर्मन रिपब्लिक कौन सा था? तो वेमर रिपब्लिक, ये यही रिपब्लिक है जो जर्मनी के इतना हार्श कंडीशन के यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो इसी रिपब्लिक का पावर आ जाएगा जर्मनी में और वर्सलिस का ट्रीटी जो है यही रिपब्लिक साइन करेगी। जर्मनी के मैक्सिमम पीपल जर्मनी के बैड कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल इसी रिपब्लिक को मानते थे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, नेम द सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मन। गेस्टाप जो थे, गेस्टापो, और ये क्या थे? सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था पुलिस का, कहाँ पे? जर्मनी में। क्वेश्चन यहाँ पर, नेम द नाजी यूथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। जंग वोल्क उनको बोला जाता था। 14 ईयर्स यानी 10 से 14 ईयर्स वाले को जंग वोल्क में रखा जाता था और 14 ईयर्स से ज्यादा वाले को 18 तक हिटलर यंग यूथ वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें रखते थे।
नेम द बोला कि व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट, चर्चा ऊपर में भी चली थी। रिचस्टैग इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। रिचस्टैग जो है वो नाम है किसका, जर्मन पार्लियामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रीटी साइंड बिटवीन एलाइज एंड द वेमर रिपब्लिक। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था वो साइन हुआ था वेमर रिपब्लिक और एलाइज पावर के बीच में। एलाइज पावर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिस्पॉन्सिबल जो है वो जर्मनी को माना। इसका मानना था कि जितने भी इतने ज्यादा लोग मरे हैं या इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस हुए, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो जर्मनी है, और जर्मनी से ही सारा कंपनसेशन कॉस्ट लिया जाता है। मतलब कि वेयर वाज एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल सेट अप बाय द ट्राइड द वॉर क्रिमिनल्स, तो इन न्यूमरबर्ग एक शहर है जर्मनी का, वॉर क्रिमिनल्स यानी 1945 में जब जर्मनी हार जाता है और एलाइज पावर स्पेशली रसिया वाले कंट्रोल कर लेते हैं, तो न्यूमरबर्ग में इनको पनिश कर दिया जाता है, जो भी नाजी और उससे रिलेटेड लोग थे। बोला कि नेम द पीपल्स कार प्रोड्यूस इन जर्मनी, वोल्क्सवैगन और जर्मन सुपर हाईवे। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेजलमेट सैचेट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वोल्क्सवैगन को पीपल्स कार कहा गया है जर्मनी में, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नेम द प्लेस वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड बोला कि डिटेन्ड विदाउट ड्यू टू प्रोसेस, बोला कि प्रोसेस ऑफ लॉ। कंसंट्रेशन कैंप वो जगह होता था जहां पे बिना फैसिलिटीज का लोगों को जानवरों की तरह बंद कर दिया जाता था। कब, नाजी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द हाइएस्ट पोस्ट इन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इन जर्मनी, चांसलर। जैसा कि हम जानते हैं कि 1933 में, कब, 1933 में जो हिडेनबर्ग प्रेसिडेंट थे वो ऑफर करते हैं, किसको ऑफर करते हैं, हिटलर को, क्या बनने के लिए, चांसलर बनने के लिए। इसके पीछे रीजन क्या था, हिटलर की जो नाजी वर्कर्स जो पार्टी थी, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, ये 37% वोट लाती है और जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी रहती है, तो उसको चांसलरशिप ऑफर की जाती है, और चांसलर जो होता है सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है जर्मनी में। देखिए यहाँ से आपका 3 मार्क क्वेश्चन अराइज हो रहा है, बल्कि हाईलाइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स डिवाइस्ड बाय हिटलर। हिटलर का जो नया पॉलिटिक्स था उसका क्या मानना था, हिटलर का मानना था वन पर्सन वन नेशन और वन एम्पेयर। ही रियलाइज दैट रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स वर इंपॉर्टेंट फॉर मास मोबिलाइजेशन। हिटलर के कुछ मानने थे, कुछ उसके बिलीव थे। इसका मानना था मास मोबिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिटलर एक अच्छा स्पीकर था, वो अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट कर सकता था। एक ट्रेडिशन और कल्चर को प्रीफर किया जो नॉर्डिक आर्यंस लोग मानते थे। Rallies and public meetings were held by the Nazi to generate support for people and also motivate them to stay united. Unite करने के लिए रैलीज हुआ और बड़े बड़े मीटिंग्स हुए, जिसको कौन हेल्ड करता था, मैक्सिमम हिटलर ही करता था, और हिटलर एक अच्छा स्पीकर था, इस बात से इनकार नहीं करेंगे, और उसने जर्मनी के लोगों को यूनाइट किया। टू शो हिज पावर विजुअली impactful, he displayed in front of the people red banners with swastika। ये स्वास्तिक जो हिंदुइज्म का भी साइन होता है, स्वास्तिक हिटलर के बैनर से सब में देखने को मिलता है। द नाजी सैल्यूट एंड रिचुअलाइज की राउंड एंड एप्लॉइजेस आफ्टर हिज स्पीचेस। स्पीचेस के बाद वो एक दूसरे को क्या करते, सैल्यूट करते थे, या मतलब एक तरह से ट्रेडिशंस और कल्चर को प्रमोट करते थे, और इसके थ्रू हिटलर लोगों को यूनाइट करना चाहता था, स्पेशली नॉर्डिक आर्यंस को, जो वहां के नेटिव्स थे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू मेथड एडॉप्टेड फॉर द एक्सटर्मिनेशन ऑफ जीव्स। जीव्स लोगों के एक्सटर्मिनेशन का जो मेन मेथड था वो क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्ज स्केल में इनको मारा गया। जीनोसाइडल वॉर मींस किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। जीनोसाइडल वॉर का मतलब लार्ज स्केल में मारना। और किनको मारा जाता था, जो भी नॉर्डिक आर्यंस के अगेंस्ट होते थे, नाजी के अगेंस्ट होते थे, उनको मारा जाता था। और सबसे ऑपरेस्ट कौन थे, सबसे ऑपरेस्ट जो थे वो जेविस लोग थे, क्योंकि हिटलर और इनके लोगों का मानना था कि जर्मनी के इतना बैड कंडीशन के श्रेय जो है इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये मरवाड़ी कम्युनिटी जो इंडिया में होती है, उस तरह से जेविस लोग थे, काफी रिच थे जर्मनी में। द फॉलोइंग टू मेथड वर adopted फॉर द extermination ऑफ Jews। बोला कि पासिंग देम थ्रू गैस चेंबर इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्क्विज, बोला कि ट्रेम्बिनका एंड सोबीबोर। एक जगह है गैस चेंबर से, अलग अलग जगहों पे मारा गया। अगर जर्मनी का आप मैप देखते हो तो ऐसा बहुत सारा सेंटर्स था जहाँ पे सबसे मतलब लोगों को मारा गया गैस चेंबर में। और एस्क्विज जो है ये सबसे ज्यादा
लोगों को इसी गैस चेंबर के पास मारा गया। इसको भी आप ध्यान रखोगे। दे वर केप्ट इन गेटोस, वही कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। गेटोज वर साइट्स ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड मिजरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी रहती थी, मिजरी कंडीशन रहता था, फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं रहते थे, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं था। जीव्स हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ बिफोर दे एंटर द गेटोस। गेटोस में एंट्री से पहले जीव्स लोगों को अपना सारा वेल्थ क्या करना पड़ता था, सरेंडर करना पड़ता था। किनको देना पड़ता था, नाजी वालों को देना पड़ता था। ये बात हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ हर्बर्ट। हर्बर्ट का क्या मानना था, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, फिटेस्ट लोग ही सर्वाइव करेंगे। और इसी आइडियोलॉजी पे क्या करता है हिटलर, रूल करता है। हिटलर भी जो लोग फिट थे उन्हीं लोगों को अपनी टीम में रखता है। यहाँ तक कि जो जर्मन्स थे, नॉर्डिक जर्मन्स थे, बट वो फिट नहीं थे, उन लोगों को भी लार्ज स्केल में बर्बाद डालता। हर्बर्ट स्पेंसर फर्स्ट यूज द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ही थे जिन्होंने यूज किया था उस टर्म को, जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट लोग ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है। कौन सर्वाइव करेगा, फिटेस्ट लोग ही सर्वाइव करेगा। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक बोल रहा है आपका कि फिटेस्ट ही सर्वाइव करेंगे। ही एडवोकेटेड द आइडिया दैट ओनली दोज स्पीसीज विच कैन अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये वही स्पीसीज जो है, वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है वहीं पर ये लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, ठीक है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पा रहा है वही लोग सर्वाइव करेंगे। हिटलर यूज दिस आइडिया टू जस्टिफाई हिज डिसलाइक ऑफ द जीविस एंड अदर रेसेस। और हिटलर क्या करता है, वो क्या जस्टिफाई करता है। और जो जीविस और इसके अलावा जो अदर कम्युनिटी थी, जो भी नॉर्डिक आर्यंस को अपोज करते थे, उन लोगों को क्या करता है, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उन लोगों को डिपोज कर देता है या गैस चैम्बर में मार डालता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ पुलिस अंडर द नाजिज्म। नाजिज्म के टाइम में पुलिस लोगों का क्या कंडीशन था। पुलिस मतलब जर्मनी के बगल वाले कंट्री थे और हिटलर जो टेरिटरी एक्सपेंड करता है उस समय पुलिस और उनके जो एरियाज थे उस पर कंट्रोल कर लेता है और वहां से उनको भगा देता है। और क्यों अपने आसपास वाले एरिया कंट्रोल करता है, ताकि जो लोग हैं वो जुड़े रहे इस रीजन से। Poles were forced to leave their homes and properties for ethnic Germans brought in from occupied Europe। इनका मानना था कि टेरिटरी एक्सपेंड करेंगे, बगल वाले कंट्री पे कंट्रोल कर लेंगे। Poles were की herded like cattle in other parts of Poland called the destinations for all undesirable of the empire। बोला कि उनको कैटल, जैसे कैटल को भगाया जाता वैसे उनको उस रीजन से भगा दिया जाता। किनको, जो पोल्स को, पोल्स मतलब पोलैंड वालों को। मेंबर्स ऑफ पुलिस इंटेलिजेंसेस वर मर्डर इन लार्ज नंबर। और जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे पोलैंड के, उनको लार्ज स्केल में मारा जाता। मेंबर्स ऑफ पुलिस इंटेलिजेंसेस वर मर्डर इन लार्ज नंबर्स, उनको लार्ज नंबर में मारा जाता है। पुलिस चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यंस वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। अच्छा, एक और चीज, पुलिस जो माँ होती थी, उनके बच्चे अगर नॉर्डिक आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको छीन लिया जाता था और फिर उनको डॉक्टर को दे दिया जाता था। किस चीज के लिए, कि वो उनको जज करेंगे कि ये ट्रू जर्मन है या नहीं। अगर वो ट्रू जर्मन रहते थे तो छीन करके किसी जर्मन पेरेंट्स को दे दिया जाता था उनके लालन पालन के लिए। With some of the largest ghettos and gas chambers, this part served as the killing fields of the Jews। जैसे गेटोस हो गए या गैस चैम्बर्स हो गया, कंसंट्रेशन कैंप हो गया, तो इस यहाँ पर लार्ज स्केल में इनको मारा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इवेल्युएट द रोल ऑफ द वुमेन इन नाजी सोसाइटी। नाजी सोसाइटी में वुमेन का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन किस सेंस में इंपॉर्टेंट था, इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। वुमेन को प्राइज दिया जाता था उनके बच्चे, कि उनके कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, अगर फिट है, इन सारे बेसिस पे। रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी फॉलोड द रूल्स ऑफ लार्जली प्रैक्टिकल और मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। देखिए, नाजी सोसाइटी जो थी वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मेल मेंबर की प्रधानता थी। हिटलर हेल्ड वुमेन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। हिटलर इसलिए वुमेन को मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन कहता था क्योंकि उसको ये बिलीव था कि वुमेन ही है जो एक फिट बच्चे को जन्म देगी और वही जर्मनी के लिए एज सोल्जर वर्क करेंगे इन हिज जर्मनी, बट वाज द ट्रू फॉर ओनली आर्यन
आर्यन वुमेन हु ब्रेड प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। उसका मानना था कि जो वुमेन है वही प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को क्या करेगी, जन्म देगी। और ए प्योर, यहाँ तक कि जो जर्मनी के ट्रू वुमेन थी, नॉर्डिक आर्यन वुमेन थी, वो किसी जेविस के साथ रिलेशन नहीं रख सकती हैं। इस तरह के कुछ लॉ भी लाया। Motherhood was the only goal that they were taught to reach for, apart from the performing the stereotype functions or managing the household and being good wives। बोल रहा है कि मदरहुड था, मदरहुड में मतलब इसने मेडल रखा कि इतना, अगर 4 बच्चे हैं तो ब्रॉन्ज, 6 बच्चे हैं तो सिल्वर, 8 है तो गोल्ड, इस तरह की चीजें इसने इंट्रोड्यूस किया, ताकि और भी अलग अलग, जैसे मूवी टिकट में या कोई चीज परचेज करने जा रहा हो तो वहां पर भी इनको, जिनके ज्यादा बच्चे होते थे, फिट बच्चे, उनको ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती थी। This was in stark contrast to the role of women in the French revolutions, where women led movements and fought for right to education and equal wages। right to education और equal wages के लिए क्या कर रही है महिलाएं, बाद में चलकर के फाइट भी करती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, जैसा कि हम लोग देखते हैं। बट इस समय वुमेन को प्रेफरेंस दी जाती थी उनके बच्चों के बेस पर। बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकंड फ्रंट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड फ्रंट का मतलब क्या हुआ? तो सेकंड फ्रंट का मतलब हुआ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन रहता है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में 1939, 1939 से कब तक रहता है, 1939 से 42 रहता है। और इस टाइम जो जर्मनी वाले थे वो ज्यादा डोमिनेंस करते हैं। From 1942 to 44, one subject dominated Allied strategy debate, the creation of the Second Front in Europe. During these years, the Soviet Union single-handedly resisted a massive German invasion। इसमें क्या था, जो सोवियत यूनियन था इसने अकेले सिंगल हैंडेडली मैसिव जर्मन जो इन्वेजन था उसको रोक डाला। उसका ज्योग्राफिकल फीचर भी सपोर्ट करता था। अगर जर्मनी वाले उसके रसिया में एंट्री कर गए थे और उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, जर्मनी सोल्जर उसमें लड़ नहीं सकते थे, ब्लॉक कर दिए इनके सप्लाई चेन को और उसके बाद बुरी तरह से कूट डाले। Stalin demanded his allies strike at the heart of the Hitler's empire in northwest Europe, establishing a second front। हर्ट स्टालिन खुद इतना बड़ा डिक्टेटर था, बड़ी आर्मी को मेंटेन करता था। जैसा कि हम जानते हैं, जर्मन आर्मी को खदेड़ते हुए रशियन आर्मी जो है बर्लिन के पास आ गई थी, बर्लिन तक कंट्रोल कर लिया था। तो सेकेंड फ्रंट जो था, स्टालिन का ये आइडिया था कि जो यूरोप का वेस्ट पार्ट है वहां पर जर्मनी को बुरी तरह से हरा देंगे और सेकेंड फ्रंट वहां पर लीड करेंगे। who बोला कि built Germany out from the situation of hyper inflation and out। यूएसए किया था। देखिए, वॉर का रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को बना दिया गया। और वॉर का रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को बनाने का क्या मतलब था? वॉर का रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को जब बनाया गया तो सारा पैसा, सारा टैक्स इसी से लिया जाता है। जिसका जितना लगा था उससे ज्यादा ज्यादा ये लोग डिमांड करते जर्मनी से, और सारे प्रॉब्लम से यूएसए निकाला। वो अलग बात है कि यूएसए निकालने के चक्कर में खुद इसमें फंस गया। Due to the war situation which prevailed in Germany, its treasury empty by the giving war compensation। देखिए, वॉर कंपनसेशन किससे लिया गया? वॉर कंपनसेशन जो है वो जर्मनी से लिया गया। Germany had to face hyperinflation। The USA helped Germany and dragged it out the hyperinflation। महंगाई से बाहर निकालने में कौन सा कंट्री हेल्प किया? महंगाई से बाहर निकालने में यूएसए हेल्प किया जर्मनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डाला। किस पे इम्पैक्ट डाला? बहुत ही ज्यादा यूरोपियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला। बट इन सोसाइटी सोल्जर वर रैंक्ड हायर देन सिविलियन। सोल्जर्स को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी गई सिविलियंस के कंपेयर में। ठीक है, सोल्जर को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी गई सिविलियंस के कंपेयर में। देखिए, जैसा कि हम लोग इसमें यहाँ तक देख चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 एग्जांपल। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट इन सोसाइटी सोसाइटी में जो सोल्जर्स थे उनको हायर रैंक दिया गया था। ट्रेंच लाइफ ऑफ द सोल्जर्स वाज ग्लोरिफाइड बाय द मीडिया। जो भी सोल्जर अच्छा वर्क करता था उसको क्या किया जाता था? उसको ग्लोरिफिकेशन दी जाती थी, उसको ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती थी। बल्कि पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men and aggressive and masculine। सबका मानना था, चाहे हिटलर की बात करें या जो पब्लिक थी वहां की, जो सिटीजन्स थे, उनका मानना था स्पेशली जर्मनी के लोगों का, कि जो जर्मन पीपल है वो सोल्जर जो है उनको मैस्कुलिन, एक तरह से पुरुषत्व होना चाहिए और एग्रेसिव होने चाहिए।
एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर। जो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा था यहाँ पर, या तो मारना था नहीं तो मरना था, इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ ही हिटलर क्या किया, आगे बढ़ा। इस बात को भी हम लोग क्या रखेंगे, एकदम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लेन इन थ्री रीजन दैट लेड द जर्मन इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन। जर्मन जो इन्वेड किया था सोवियत यूनियन का, उस पे उसके थ्री रीजंस बताइए। इसमें जो कुछ फैक्टर, हिटलर वांटेड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंक्वेरिंग ईस्टर्न यूरोप। हिटलर चाहता था ईस्टर्न यूरोप पे कंट्रोल करना। ईस्टर्न यूरोप पे कंट्रोल करने का मतलब कि आपको रसिया पे इन्वेड करना ही पड़ेगा, सोवियत यूनियन पे इन्वेड करना ही पड़ेगा। He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. His attack on Soviet Union proved to be a historic blunder. देखिए, ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाई, क्योंकि फूड मैक्सिमम जो जर्मनी, जो रसिया वाले थे, वो फूड एग्रीकल्चर करते थे, तो फूड सप्लाई उनका रेगुलेट हो सके। और लिविंग स्पेस ऑफ जर्मन, जर्मन जो लोग थे उनको रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड हो सके, इसके लिए उसने अटैक कर दिया उस पर। हिटलर exposed the German Western Front to British aerial bombarding and Eastern Front in the powerful Soviet armies. देखिए, जो आपके वेस्टर्न फ्रंट्स थे उसमें ब्रिटेन के साथ बॉम्बार्डिंग वाला गेम खेल रहा था, मतलब लड़ाई कर रहा था, एंड ईस्टर्न फ्रंट पे रसिया जैसे स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ लड़ रहा था। तो ये इसके कुछ हिस्टोरिक ब्लंडर्स रहे। द सोवियत आर्मी inflicted and crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. स्टेलिनग्राड में सोवियत आर्मी जो बुरी तरह से हरा डालती है। किसको हरा डालती है? जो जर्मन आर्मी थी उनको हरा डालती है। स्टेलिनग्राड जो वॉर है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेट द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूएसए टू ज्वाइन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। जापान जो है उसके एक शिप को जो है, उसके जो नेवल बेसिस है उस पर अटैक बॉम्बार्डिंग कर देगा, इसलिए ज्वाइन करेगा। In the beginning of USA had resistant involvement in the war, it was unwilling once again to face the all economic problem that First World War has caused. नहीं चाहता था वो लड़ाई करना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। It had occupied French Indochina and was planning attack on US naval bases in the Pacific. किसका प्लानिंग था? जो आपके हिटलर था, और हिटलर से रिलेटेड जो भी कंट्री वाले थे उनका प्लानिंग था कि अटैक करते। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor. किस जगह पे? तो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, और पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद ही हिटलर और उसके लोग जो थे वो गुस्सा हुए थे। द यूएस इंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएस किस चीज में इंटर किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटर करके इसके बाद ही उसके नेवल बेसिस पे आप अटैक करोगे तो इंटर करेगा। द वॉर एंडेड इन मई 1945। द हिटलर डिफेटेड एंड द यूएस ड्रॉपिंग द एटम बॉम्ब इन ऑन हिरोशिमा इन जापान। उसके बाद इसी गुस्से में क्या करता है कि यूएसए जो है बॉम्बार्डिंग कर देता है, एटम बॉम्ब गिरा देता है हिरोशिमा और नागासाकी पे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 को नागासाकी पे, और इसके बाद जापान सरेंडर कर देता है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। बोल रहा है कि हाईलाइट एनी थ्री इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस अंडर विच हिटलर केम टू पावर। कौन कौन सी चीजें थी? तो एक स्ट्रॉन्ग नेशंस बनाने की बात किया था, अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सलिस ट्रीटी। वर्सलिस ट्रीटी में जो जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था उसको खत्म करना चाह रहा था। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। जर्मन पीपल के डिग्निटी को रिस्टोर करना चाहता था। बोला कि ही एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल एंड सिक्योर्ड फ्यूचर फॉर द यूथ। फ्यूचर, जो यूथ का फ्यूचर उसको सिक्योर करेगा, अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। ही प्रॉमिस टू कंट्रोल ऑल फॉरेन की इन्फ्लुएंस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। जैसे एलाइज पावर, स्पेशली फ्रांस वाले जो कंट्रोल कर रखा था इसके रिसोर्सेज पे, बोला कि उन रिसोर्सेज से हम क्या करेंगे, इन लोगों को बाहर उखाड़ फेंकेंगे। ये सब कुछ प्रॉमिस था, कुछ वादा था जो हिटलर को पावर में लाया। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। He introduced a new style of politics. Nazi party held massive rallies, public meetings, demonstrated support of Hitler, which worked massive mobilization, created a sense of unity among German people. जर्मनी के लोगों को यूनाइट करने के लिए वो बड़े बड़ी रैली करता था। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, saviors as who had arrived to save people from their distress. People, जो लोग हैं अलग अलग तरह की जो डिस्ट्रेस है, इससे कौन बाहर निकाल सकता है? इससे हिटलर और हिटलर के लोग जो है वही बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा उसको दिखाया गया। ठीक है, और इसी आइडियोलॉजी पे सारे लोग वर्क भी किए। डिस्क्राइब द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। स्टेलिनग्राड क्या था? तो स्टेलिन के द्वारा जो लड़ा गया वॉर था जर्मनी के अगेंस्ट में एक जगह, उसी को बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड बोलते हैं। But it put Hitler and Axis power on the defensive and boosted Russian
बोला कि कॉन्फिडेंस एज इट कंटिन्यू टू डू बैटल इन द ईस्टर्न फ्रंट इन द वर्ल्ड वॉर टू। ईस्टर्न फ्रंट में एक जगह था रसिया में, वहीं को स्टेलिनग्राड, बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड बोलते हैं, क्योंकि स्टेलिन के नाम पे इस बैटल का नाम था। स्टेलिन जो वहां का डिक्टेटर था, रिप्रेजेंटेटिव था रसिया का। इन द एंड मेनी हिस्टोरियंस बिलीव द बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो स्टेलिनग्राड का बैटल था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है। स्टेलिनग्राड वाज वन ऑफ द मोस्ट बड़ा की डिसिसिव बैटल्स ऑफ द ईस्टर्न फ्रंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी के बाद जर्मनी की हार तय हो जाती है लगभग, और जो रशियन आर्मी है वो एग्रेसिव हो जाती है। The Soviet Union inflicted an catastrophic defeat at the German army in around a strategic important city of the Volga River, which bore the name of the Soviet director Joseph Stalin. जोसेफ स्टालिन के नाम पे इस बैटल का नाम स्टालिनग्राड रखा जाता है। वोल्गा रिवर के पास पूरी तरह से रशियन आर्मी कूट देती है जर्मन आर्मी को। बोला कि स्टेट द वर्डिक्ट ऑफ न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल, व्हाई डिड द एलाइज अवॉइड हार्श पनिशमेंट इन जर्मनी। न्यूरमबर्ग क्या था? शहर था। कहाँ पे शहर था? जर्मनी में। 11 लीडिंग नाजी टू डेथ फॉर देयर ब्रूटलिटी एंड देयर क्राइम, अदर नाजी वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ। पूरी तरह से जेल में डाल दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए। 11 को फांसी दे दी जाती है। Through their crime was very brutal. At this time, Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितना हास हो गई थी एलाइज पावर, उतनी ज्यादा फिर से हास नहीं होना चाहती थी, क्योंकि फिर इसका गलत ड्रॉबैक आता। ठीक है, गलत ड्रॉबैक आता, और उतना गलत ड्रॉबैक से ये लोग क्या करना चाहते थे? रूल नहीं करना चाहते थे। This time they felt that German experiences at the end of the First World War formed the background to rise of Nazi। क्योंकि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो ड्रॉबैक ही था जिसके चलते नाजिज्म का जन्म होता है, तो फिर ऐसा ड्रॉबैक वो नहीं चाहते थे। ठीक है, इसीलिए उतना ज्यादा ये हास नहीं होते जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट हैपेंड इन 1945 व्हेन जर्मनी सरेंडर टू एलाइज। जब सरेंडर कर देता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो क्या होता है? द इवेंट्स हैपेंड बोला कि 1945 व्हेन जर्मनी सरेंडर टू एलाइज एज फॉलोज। सोवियत Soviets entered into the city of Berlin from the east, which has the capital of Germany. At the same time, from the west, Western allies were entering into the city. East और west दोनों तरफ से allies power enter कर जाते हैं। While all this was happening, Hitler realized that victory was impossible, so he committed suicide. जब उसको लग जाता है कि विक्ट्री इम्पॉसिबल है, तो सुसाइड कर लेता है। Karl Donitz, who was the German admiral, played an important role in World War II, carried out the surrender for Nazi। नाजी के साथ वो क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनको लग जाता है कि अब हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, अब यहाँ से हार मेरी निश्चित है। बोला कि स्टेट द फीचर ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग। स्पार्टिस्ट लीग क्या था? तो स्पार्टिस्ट लीग अनदर पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी दैट अपोज द वेमर रिपब्लिक। जो वेमर रिपब्लिक को क्या करती थी? अपोज करती थी, और स्पार्टिस्ट लीग वाले थे। दे सपोर्टेड सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। इनका मानना था कि सोवियत स्टाइल वाली गवर्नेंस हो। ठीक है, दे वर अपोज्ड बाय द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कैथोलिक एंड वर क्रस्ड बाय द फ्री क्लब्स। बोल रहा है कि इनका मानना था कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और कैथोलिक जो है इनको अपोज करेंगे, और ये सारे जो थे वो वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे। तो स्पार्टिस्ट लीग जो था वो क्या था? अपोज करने वाला था वेमर रिपब्लिक को। ठीक है, explain the three reasons when the Weimar Republic was not received well by the people of Germany। बुरी तरह से, क्योंकि ये वर्सलिस ट्रीटी किए थे। The Republic was not received well by the people of largely because of the terms it was forced to accept after Germany defeat at the end of the First World War। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बुरी तरह से क्या हो गए? फेल हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए अच्छा से, एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं कर पाए। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। वर्सलिस ट्रीटी का भी रिस्पॉन्सिबल इसी वेमर रिपब्लिक को माना गया कि इसी ने हार्सफुल ट्रीटी किया, जिसके चलते इन लोगों का कंडीशन ऐसा हुआ। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वीडियो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, बड़ा आसान लगेगा। बोला कि हाईलाइट थ्री मेन फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप बाय द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम हो गए? एब्डिक्शन ऑफ एम्पायर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटिक्स। एम्पायर हट गए और पार्लियामेंट्री पार्टीज यानी कि वेमर रिपब्लिक यहाँ पर रूल करना स्टार्ट करेगी। और नेशनल असेंबली मेट एट वेमर एंड एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर।
नेशनल असेंबली जो है वेमर जगह है, वहां पर मिलती है, यहीं पर रिपब्लिक फॉर्म होती है, इसीलिए इस रिपब्लिक को वेमर रिपब्लिक भी कहते हैं। Established and democratic monarchy constitution with a federal structures, फेडरल स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। Why did Germany suffer from hyperinflation in 1923? क्योंकि पूरी तरह से सारे चीज का रिस्पॉन्सिबल इन्हीं को मान दिया जाता है। In order to pay the striking workers, the government simply printed more money. This flood of money led to hyperinflation. As more money was printed, the more price rose. बोल रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट किया, जिसके थ्रू एक करेंसी खत्म नहीं होता, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था। जिम्बाब्वे में भी यही सेम चीज हुआ था कि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया तो करेंसी प्रिंट कर देंगे। करेंसी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन रेट कम नहीं होता है, चीजों को प्रोड्यूस करने से इन्फ्लेशन रेट कम होता है। प्राइस रैन आउट ऑफ कंट्रोल, फॉर एग्जांपल लॉफ ऑफ ब्रेड विच कॉस्ट 320 मार्क्स इन जनवरी 1923 राइजिंग टू 2 लाख मिलियन मार्क्स इन नवंबर 1923। तो 250 से इतना हो गया। तो अगर चीजों को प्रोडक्शन नहीं कीजिएगा, बस करेंसी प्रिंट कीजिएगा, तो उससे आपका इन्फ्लेशन रेट कम नहीं होगा। इस बात को माइंड में रखिए। Highlight the effects of working recessions of 1930 on US economy. Unemployment rate as high as 25% of industrialized countries were reached in the early 1930s. जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इस समय में। ठीक है। जीडीपी डिक्रीज बाय 30% एंड द अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्ब पास्ट 20%। जीडीपी 30% कम हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बढ़ गया था 20%। कहां पे बढ़ गया था? जर्मनी में बढ़ गया था, और उसका इम्पैक्ट वो यूएसए में भी बढ़ा था। हाईलाइट्स द इफेक्ट ऑफ द रिसेशंस ऑफ 1930 ऑन जर्मन इकोनॉमी। यूएसए इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा और जर्मन इकोनॉमी पे क्या पड़ा? तो इकोनॉमिक डिप्रेशन में जर्मन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 40% रिड्यूस हो गया था। ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स और बोला कि डिस्परेटली क्विट ऑफ द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द डेथ ऑफ जॉब द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था कि यूथ जो थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे थे। There were deep anxieties and fear in people. The middle classes, especially salaried working employees and pensioners, saw their saving diminished when the currency lost its value. जो मिडिल क्लास लोग थे उनका सारा जो इन्वेस्टमेंट था या सेविंग था वो सारा बर्बाद हो गया, क्योंकि करेंसी का कोई वैल्यू रहा ही नहीं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन नाजी स्कूल्स। तो एजुकेशन में क्या हुआ इस चीज को समझिए। एजुकेशन में सारे जो स्कूल से जो जीविश लोग थे, जीविश टीचर्स थे, उनको हटा दिया गया। जीविश लोगों के साथ जर्मन नॉर्डिक आर्यंस नहीं बैठ सकते थे। जीविश जो टीचर थे उनको क्रिटिसाइज किया गया, उनके टीचर को निकाल दिया गया, जो जीविश स्टूडेंट्स थे उनको निकाल दिया गया, और हिटलर को एज ए मसीहा ट्रीट किया गया, और नाजी आइडियोलॉजी को स्कूल के बुक्स ये सब में प्रीफर किया गया। Highlight the different provision where the mid-Nazi German for youth enter the Nazi organizations। तो अलग अलग एजेस थे। जैसे जो छोटे बच्चे होते थे, देखिए सबसे पहले तो वर्शिप करने की बात बोली गई हिटलर को। स्पोर्ट्स में जो मैस्कुलिन स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, ये सबको प्रेफरेंस दी गई। 14 ईयर से कम वाले थे उनको जंग वॉल्क में रखा गया, और 14 ईयर से ज्यादा वाले जो थे उनको हिटलर का जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था उसमें, और 18 साल में हिटलर आर्मी को ज्वाइन कर लेता रहता था। They were taught to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy, hate Jewish communities, gypsies and undesirable। जो अनडिजरेबल थे उनसे हेट करने की बात बोली गई। ठीक है। और वॉर ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व रहने की बात बोली गई, एग्रेसिव रहने की बात बोली गई, बॉक्सिंग जैसे गेम खेलने की बात बोली गई। वो कित कित जैसा गेम नहीं खेल सकते थे हिटलर के टाइम में। They briefly describe the role of international military tribunal set up after the Second World War। तो नाजी क्रिमिनल्स को क्या किया गया? पनिश किया गया, लेकिन उतनी ज्यादा पनिश नहीं जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, क्योंकि ह्यूमनिटी के काफी अगेंस्ट थे। ये लोग लार्ज स्केल में जीविस लोगों को मारे। इसके अलावा बोल रहा है हाउएवर द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 को ही मारते हैं, और सबको क्या करते हैं? लाइफ इम्प्रिजमेंट देते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ हिटलर फॉरेन पॉलिसी। डिस्ट्रॉय द वर्सेस इम्पोज्ड ऑन जर्मनी आफ्टर डिफीट। हिटलर फेल्ट द ट्रीटी वाज अनफेयर। इसका मानना था कि ट्रीटी अनफेयर है। जर्मन लोगों को यूनाइट किया और एक्सपेंड किया ईस्टवर्ड डायरेक्शंस में, ताकि रसिया पे कंट्रोल कर ले और जर्मनी वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड वो बना पाए।
ठीक है। इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग खत्म किए हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप हम हमारे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। और सबसे जो अच्छा फीचर है हम लोग का, वो है हमारा ऐप। ऐप में हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रहता है, क्विज रहता है, उसके अलावा वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस की गई। अलग अलग चीजों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे, वो वर्ड मीनिंग है, करंट अफेयर्स है। तो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो भी उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी हम लोग की टीम के द्वारा प्रिपरेशन कराया जा रहा है, वो है डिफरेंट स्कूल्स का, जो इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल है, जैसे नेत्रहाट हो गया, नवोदय, सैनिक स्कूल, या इसके रिगार्डिंग रामकृष्ण मिशन जो स्कूल है देवघर में। इस तरह की जो भी स्कूल्स हैं उसका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। वो ऑनलाइन मोड में भी हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। तो अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में हम लोग हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना में अवेलेबल है। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ और किसी भी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको और कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अगर प्रॉब्लम हो रहा है एसएसटी के अलावा, तो उसके लिए हमारा इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला है। उसका भी ऐप में प्रॉपर स्पेस है, हर सब्जेक्ट का वहां पर भी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो आप वहां पर भी जुड़ करके आप अपने डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।